नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में सीईटी वाला एग्जाम होगा, ग्रुप सी में मेंस वाला, इसके अलावा ग्रुप डी वाला। और अगर आप इसके अलावा अन्य जो एग्जाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके उस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपके हरियाणा जीके में जो हरियाणा करंट अफेयर जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसको करेंगे। और इसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट है उससे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। तो ये थी सोनीपत से जींद के बीच में, और ये हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर दौड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 नवंबर से 15 दिसंबर, ब्रह्म सरोवर तट कुरुक्षेत्र। तो जैसे कि आप जो है गीता जो महोत्सव है चल रहा है और 5 तारीख तक जो है ये अब चलेगा, क्योंकि डेट जब बदलती रहती है तो ये 5 तारीख तक चलेगा अब। तो 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 जो उसमें था ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक, और लगता ब्रह्म सरोवर पर ही है कुरुक्षेत्र में। और इसमें स्टेट जो पार्टनर थे उड़ीसा था और कंट्री पार्टनर जो इसमें तंजानिया था। और कुरुक्षेत्र जो विकास बोर्ड है इसके कार्यकारी अधिकारी है पंकज सेठिया। इंटरनेशनल गीता जयंती मेला प्राधिकरण का चेयरमैन राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं इनको बनाया गया है। इंटरनेशनल गीता जयंती मेला प्राधिकरण के 2 वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं, जिसमें से एक वाइस चेयरमैन गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज और दूसरे वाइस चेयरमैन शहरी विकास मंत्री ये जो थे। इसके अलावा 5 अन्य सदस्यों का चुनाव भी इंटरनेशनल गीता जयंती मेला प्राधिकरण के लिए किया जाएगा। राज्य की महिलाओं की बात करें तो बीपीएल की श्रेणी की मुखिया को 2100 रुपये हर महीने देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई जो योजना है इसका नाम है लाडो गृह लक्ष्मी योजना। टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, तो यह है नोएल टाटा को। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता था, तो ये निकिता पोरवाल उज्जैन से है। लक्की बाय चांस हरियाणवी फिल्म के अभिनेता कौन है, शिव बांगा। राज्य सरकार ने हरियाणा के किस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, तो गांव भानपुरा में स्थित केसुरिया खेड़ा पलवल को। बादशाहपुर में स्थित बावड़ी गुरुग्राम को, जो कि 1905 में बना था। और 18वीं शताब्दी में बनी बोस्ती मस्जिद ये कहाँ पर है, तो बोस्ती गांव है फतेहाबाद में। हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव किन्हें बनाया गया है, कला रामचंद्रन को। तो पर्यटन विरासत एवं पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव। आसपास की जमीन से लगभग 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल 450 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, केसुरिया खेड़ा गांव भानपुर पलवल में जो है। राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल है, दूसरा मृतबांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और उत्तरवर्ती कुषाण गुप्त मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक ये जारी है। तो ये भी केसुरिया खेड़ा ही है गांव भानपुर जो पलवल में है। राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से चित्रित मृतभांड मिट्टी के बर्तन और उत्तर मध्यकालीन अवशेष मिले थे, तो ये भी केसुरिया खेड़ा गांव भानपुर पलवल से। राज्य की किस मस्जिद में एक बड़ा बल्बकार गुंबद है जो कि छोटे गुंबदों से घिरा है और इसका अग्रभाग बेहद सुंदर स्टूकों के काम और चित्रकारी से सजाया गया है। मस्जिद को एक ऊंचे मंच पर लखोरी ईंटों से बनाया गया है जहां सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। मस्जिद के भीतर पट भीति चित्र से सुसज्जित है और आयताकार योजना पर निर्मित है। इसके नीचे बल्बाकार कमल पंखुड़ियों वाले गुंबद की परिधि ब्रुश से घिरी हुई है और इमारत का भारी हिस्सा ईंटों के काम से सुसज्जित और विस्तृत किया गया है। मेहराबदार दरवाजे और मुंडेर के साथ आले दरवाजे के स्तर ऊंचे हैं। तो यह है बोस्ती मस्जिद जो कि बोस्ती गांव फतेहाबाद में है। इसके बाद है कुतुब खान की मस्जिद कहाँ पर है, सोहना गुड़गांव में। प्राचीन टीला मुगलपुरा कहाँ पर है, उकलाना हिसार में। पुरातात्विक स्थल बिकर बावली स्थित कहाँ है, कैथल में। पुरातात्विक स्थल प्राचीन टीला कांची खेड़ा स्थित है, होडल पलवल में। राष्ट्रीय महिला आयोग की नए अध्यक्ष कौन बनी है, विजया किशोर राहटकर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान था, 5वें नंबर का।
और ये टॉप 5 राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश 89 नंबर पर, छत्तीसगढ़ 86.30, दमन दीव 85.8, गोवा 84.1, हरियाणा 79.5 पर था। तो ये है 5वां नंबर। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए राज्य की किन किन महिलाओं की खिलाड़ी का चयन किया गया था? तो ओलंपिक मुक्केबाज पूजा बोरा और प्रीति साई पुवार का। भीम मारवाड़ी मुक्केबाज पूजा बोरा की जो उपलब्धि है, ये नीमड़ी वाला गांव है भिवानी में, तो वहाँ से इनका संबंध है। 2009 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। फिर 2010 में गोवा में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। फिर 2012 में गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। फिर 2013 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और फिर 2013 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था। मुक्केबाज प्रीति पुवार ये किस लिए जानी जाती है? तो इनका संबंध है बडेसरा गांव भिवानी में जो है। मुक्केबाज प्रीति साई पुवार 54 किलो भार वर्ग में खेलती है। 2021 में प्रीति को यूथ एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक मिला था। फिर आगे 2022 में जॉर्डन में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मिला। फिर एशियन गेम्स की ट्रायल में विश्व गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर ओलंपिक कोटा इन्होंने प्राप्त किया। और राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का, तो यहाँ तक तो इनके बारे में है। इसके बाद राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 25 से 28 अक्टूबर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में किन किन खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो क्रिकेट और साथ में जो हॉकी है। कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ का कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? बजरंग पूनिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं राजेश कुल्लर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हरियाणा को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में। राज्य की किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरावली पावर से, जो कि अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है झज्जर में। विश्व भूख सूचांक में भारत का स्थान कौन सा है? 105वें नंबर का। पर्सनल लोन लेने में हरियाणा का देश में स्थान है पहले नंबर का। हरियाणा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा 2022 का माधव मिश्र सम्मान किन्हें प्रदान किया गया था? डॉक्टर मनोज भारत भिवानी से है। कृति रचना कौन सी थी इनकी? श्रीमद् भागवत गीता दोहावली। राशि कितनी दी गई है इसमें? 2.5 लाख रुपए की। अन्य जो रचनाएं हैं, शिक्षा सेतु उड़ान। पांडुलिपि मत छेड़िए प्रिय, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर महेंद्र सागर। डॉक्टर महेंद्र सागर की कहानी प्रलय का प्यार हरियाणा साहित्य अकादमी की कहानी प्रतियोगिता 2017 में प्रथम रही थी। किस लेखक की पुस्तक साइबर छोरा को हरियाणा साहित्य अकादमी ने 2022 का श्रेष्ठ कृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो आचार्य नवरत्न पांडे। पुस्तक जो है ये साइबर छोरा, इसमें कथानक एक आईटी सेक्टर के नौजवान के बारे में है जो कंप्यूटर विषय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर अमेरिका चला जाता है। नौजवान की माँ उसे बेहद प्रेम करती है। देश के टॉप 10 अमीरों में राज्य की वह महिला जो तीसरे स्थान पर है? सावित्री जिंदल। पहले पे मुकेश अंबानी, दूसरे पे गौतम अडानी। और हरियाणा साहित्य व संस्कृत अकादमी पंचकुला द्वारा दिया गया 2022-23 का हिंदी व हरियाणवी पुरस्कार कौन सा था? तो यह आप हमें कमेंट में बतला सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि जमा से मतलब घटाना से है, गुणा से मतलब भाग करने से है, भाग से अभिप्राय जोड़ने से है और माइनस से अभिप्राय गुणा से है, तो दी गई व्यक्ति का मान विचलित निम्नलिखित में से क्या होगा? मतलब ये जो चिन्ह है ये हमने इनसे चेंज करने होंगे। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो बॉडमास वाला नियम यहाँ पर लगेगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो क्या निकल के आएगा इसका आंसर निकल के आएगा 200। इसके बाद तंबाकू में इनमें से क्या होता है? अब निकोटीन, हेरोइन, मारिजुआना, कोकीन, क्या होता है तंबाकू में? तो तंबाकू जो होता है उसमें होता है निकोटीन। इसके बाद है इनमें से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? अब खरीफ की जो फसलें, एक होती है रबी की, एक होती है खरीफ की। रबी की जैसे इस समय है गेहूं की फसल बोई गई है और बोई भी जा रही है, तो ये तो सारी रबी की हो गई। और ये खरीफ की हो गई जो धान जीरी की होती है। तो इस प्रकार से आप इसमें समझ ही गए होंगे। तो मक्का मतलब खरीफ फसलों का समूह जो है इसमें कौन से वाला है? तो इसमें देखने में पहला भी लग रहा होगा,
लेकिन चना नहीं आता इसमें, क्योंकि चना तो रबी में आ जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला बनेगा, मक्का, तिल, कपास, बाजरा, क्योंकि ये बरसाती फसलें हैं मानसून वाली। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ढालू खेत में जुताई की जानी चाहिए। ढाल के समानांतर, विपरीत, दोनों तरफ, या ये सारे सारे सही है। तो ढाल वाले खेत में जुताई की जानी चाहिए, तो ढाल के विपरीत। नेक्स्ट है पंजाब के हिंदू राजवंश को किसने स्थापित किया था? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या महिपाल ने? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर नामक जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मंत्री, इन्होंने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लंगतुर्मान को अपदस्थ करके राजसत्ता का अधिकार कर लिया था और हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली थी। तो मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ पर जयपाल शासन कर रहे थे और हिंदू शाही राजवंश की राजधानी थी उदभंडापुर। तो राजतरंगिणी में कल्हण को लालिया साहब भी कहा गया है। राजतरंगिणी में राजा कल्लर को लालिया शाही यह भी कहा गया था। तो कौन से थे ये वाले कल्लर? ऑप्शन बी वाले। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सर्किट के लिए किसका प्रयोग करता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या व्यापक पैमाने का एकीकरण? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसका प्रयोग करते थे? तो ये करते थे वैक्यूम ट्यूब का। 1940 से 56 में जो थे, 1940 से 56 के दौरान कंप्यूटर की पहली जो जनरेशन थी 1G, ये विकसित की गई थी। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। और ये कंप्यूटर काफ़ी बड़े भी होते थे, जो एक कमरे में जितना स्थान घेरते थे, एक कमरा जो था इतना स्थान घेरते थे, मतलब बहुत बड़े बड़े होते थे। तो ये जो ली डी फॉरेस्ट जो है, इनके द्वारा वैक्यूम ट्यूब का निर्माण, इसका जो विकास है वो किया गया। और एनीवैक और यूनिवैक 1 जो है, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है A+B = 2C और C+D 2A है। तो इससे आगे इसका बताना है क्या बनेगा। तो इसका कौन सा बनेगा फिर? ये वाला हो जाएगा, A+C = B+D। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्न में किन दो चिन्हों को परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण में सही कीजिए। तो इनका चिन्ह अगर हम बदले तो इनमें से कौन सा बन सकता है? 6 - 8 भाग 4 + 4 = 8 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 6 - 4 दूनी 8 + 4 = 8। और इसको अगर हम देखें, 6 और 4 10 हो जाएंगे, प्लस का बड़ा है, 6 4 10 -2 = 8, 10 में 2 गए 8 = 8। तो इस प्रकार से ये वाले चिन्ह जो हमारे यहाँ पर सही रहेंगे, जमा माइनस वाले। इसके बाद है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे कम जनघनत्व है। सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो वो राज्य कौन सा है जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? अब सबसे कम कौन से वाले में है? इसी में है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, ग्वालियर, आगरा, लखनऊ के तापमान का औसत 37 डिग्री है। अगर दिल्ली और ग्वालियर के तापमान का औसत 38 डिग्री है, यदि दिल्ली का तापमान 39 डिग्री है, तो दिल्ली और लखनऊ के तापमान का जो अनुपात है वो कितना होगा? तो कितना निकल के आएगा ये? अगर हम मानते हैं कि लखनऊ का तापमान फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में है, तो ग्वालियर, आगरा और लखनऊ के तापमान का औसत है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका जो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला हमारा निकल के आएगा, 13:12 वाला। तो ये हो जाएगा दिल्ली का तापमान और बटे में लखनऊ का तापमान, तो 13.12। यदि ए का मतलब 90% बराबर बी का 30% और बी बराबर ए का x%, तो x का मान कितना होगा? तो ए का तो है 90%, बी का 30%। तो क्या हम क्या करेंगे?
तो 90 बटे में 100 गुणा में ए और बराबर इसी प्रकार से 30 का 100% और गुणा में बी। तो क्या आएगा, बी बराबर आ जाएगा 3a और बी बराबर आ जाएगा फिर मतलब ए का 300%। तो इसलिए x बराबर कितना होगा 300। नेक्स्ट है एक वर्ग का विकीर्ण 12 वर्गमूल 2 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण का क्या फार्मूला है, भुजा गुणा वर्गमूल 2। तो क्या करेंगे यहाँ पर 12 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 बराबर कितना आएगा 12 मीटर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर 12 बार 144 आ जाएगा, ये 144। नेक्स्ट है यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, ए और सी का अनुपात कितना होगा। तो क्या करेंगे, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो माना सी का भाग क्या है बी का 80%, बी का भाग बराबर 80% और ए का भाग क्या हो जाएगा 80 गुणा में 140, 40% अधिक है और बटे में 100। तो कितना आ जाएगा ये 112। तो ए और सी का अनुपात कितना होगा 112 और 100 जो कि कितना होगा 28:25, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर संख्या दी गई है, इनके गुणनफल का इकाई का अंक कौन सा होगा। अब ये संख्या इसमें इकाई देख सकते हैं, इकाई दाई सैकड़ा इकाई ये है, इसमें 3, 5, 7, 9 के गुणनफल का मतलब ये वाली संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो कौन सा होगा इसमें, इस माले में भी 3, 5, 7, 9 इनमें भी इकाई का अंक तो इनमें इकाई का अंक होगा 5, 3 मतलब 5 या 15। तो इसमें भी इकाई का अंक कौन सा होगा 5। तो 5 या 15 है और 9 7 63 है। तो 5 और 3 5 या 15 5 या इनको सारों को गुणा कर लो, गुणा करने में कितना आ जाएगा 945, उसमें भी इकाई का 5 ही है। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी। महाराष्ट्र की अनेकांतवाद की, शुद्ध अद्वैत या विशिष्टाद्वैत। तो वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी। तो वल्लभाचार्य एक वैष्णव संत थे, तो उन्होंने शुद्ध अद्वैत जो इसकी स्थापना की थी और वे बनारस जो है वहाँ के रहने वाले थे। इसके बाद इनमें से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। सरदार अजीत सिंह, गुरदीत सिंह, वीर सावरकर या भगत सिंह। तो ये वाली जो घटना है इससे किन का संबंध था। तो कामागाटा मारू घटना के नेता पंजाब के गुरदीत सिंह थे, जो कि ऑप्शन बी में है। और क्या था ये है एक जहाज का नाम जिससे भारतीयों को कनाडा ले जाना था। तो 23 मई 1914 को जहाज बैंकपुर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने उसे वापस इंडिया भेज दिया था। तो जहाज का नाम था। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच में, तो सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी बहती है। कौन सी, नर्मदा नदी।
जो भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रायद्वीपीय नदी है। अगला क्वेश्चन है, 24 साल में 51 ट्रांसफर झेलने वाले देश के ईमानदार IAS अफसरों में शुमार अशोक खेमका कौन से काडर से संबंधित थे? बिहार, हरियाणा, गुजरात या केरल? तो किस काडर से संबंधित थे? तो इनका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से है, हरियाणा काडर से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व को उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान की प्रस्तावना? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो यह करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, और इस भाग का जो अनुच्छेद है 51, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है, यदि 3 पुरुष 4 महिलाएं एक दीवार को 43 दिन में बनाती हैं, 3 पुरुष 4 महिलाएं दीवार को 43 दिन में बनाती हैं, 7 पुरुष 5 महिलाएं उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगी या उन्हें बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो यही जो है यहाँ पर इसमें बतलाना है। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पर? तो इसमें जो टाइम जो उनको लगेगा 12 दिन का, इतने ही लग जाएगा। इसके बाद एक व्यक्ति एक सामान को इसके विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और इसके विक्रय मूल्य के 12% ज़्यादा पर बेच देता है, तो उसका जो लाभ होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना विक्रय मूल्य क्या है 100 रुपये कर लेंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य है यहाँ पर 4/5 और गुणा में हो जाएगा 100, और कितना हो जाएगा बराबर 80%, मतलब 80। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? 12% अगर ज़्यादा पर बेचे मतलब लाभ 112। तो 112 में से क्या हम कर लेंगे 80 कम कर लेंगे, कितना जाएगा 32 आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 32/80 और गुणा में कर लेंगे 100%। तो कितना आ जाएगा ये 40%, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, एक कीड़ा है एक घनिया कमरे के किनारे ए से किनारे बी की तरफ 4 सेकंड में उड़ता है। एक कीड़ा एक घनिया कमरे के किनारे ए से बी की तरफ 4 सेकंड में उड़ता है, जहां ए एवं बी विकिरणीय रूप के विपरीत किनारे हैं। तो कमरे की भुजा 4 मीटर है, तो कीड़े की जो चाल है वो यहाँ पर बतलानी है। तो कितनी होगी इसकी चाल? घने कमरे की भुजा 4 मीटर है, विकर्ण क्या हो जाएगा कीड़े द्वारा तय की गई दूरी 4 वर्गमूल 3 ये हो जाएगी। तो चाल क्या है दूरी बटे समय, तो 4 वर्गमूल 3/4, तो कितना आएगा ये वर्गमूल 3 मीटर, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, एक घोड़ा है एक घोड़ा एक कुत्ता प्रत्येक 12,000 में बेचे गए। एक घोड़ा एक कुत्ता प्रत्येक रुपये 12,000 में बेचे गए। घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया और कुत्ते को 20% लाभ पर। तो संपूर्ण सौदे के परिणामस्वरूप उसे लाभ या हानि क्या हुआ था? तो यही बतलाना है। अब घोड़े के मूल्य में 80%, मतलब 20% हानि पर बेचा गया। 20% हानि का मतलब 80, और घोड़े का क्रय मूल्य कितना है 12,000 है। तो 12,000 बटे में 80 गुणा में कर लेंगे 100, तो कितना जाएगा ये
15,000। और क्रय मूल्य अगर उसमें 20% लाभ करे मतलब 120, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 बटे में 120 और गुणा में 100, इतना आ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा ये? 10,000, इतना ही निकल के आएगा। और दोनों का जो क्रय मूल्य कितना होगा? अब ये 15,000 में से 10,000 हम कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा? मतलब जब जोड़ लेंगे दोनों 15,000 और 10,000 ये, तो कितना हो जाएगा? 25,000। फिर विक्रय मूल्य क्या आएगा इसका? विक्रय मूल्य 12,000 और साथ में 12,000 24,000। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है, मतलब 25,000 में से हम 24,000 कम कर लेंगे, तो कितना निकल के आएगा? ये 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये जो है ये निकल के आएगा, और जो कि हानि में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि x³ माने 3x + 1 = 0 हो तो x5 + x बटे x5 का मान कितना होगा? तो इसका मान जो है वो कितना निकल के आएगा? तो इसके मान की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा 123। नेक्स्ट है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर होगा। तो कितना अंतर होगा? 3488 को 12 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 8। और 2478 को अगर हम 11 से करते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो कितना अंतर होगा? 5 का अंतर होगा ये। नेक्स्ट है हमारा, एक रेलगाड़ी है, स्टेशन पी से, तो रेलगाड़ी पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन के ऊपर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा क्यों तक पहुंचने में लगा जो समय है वो यहाँ पर बतलाना है। तो 8:18 से और 8:18 PM तक, और फिर 8:18 PM से 10:28 PM तक का समय, मतलब 12 घंटे तो एक ही हो गया, और 2 घंटे और हो गए। 8, क्योंकि 8 से 8 12 घंटे, और 8 से और 10 तक 2 घंटे और, तो 12 घंटे और साथ में 2 घंटे 10 मिनट, 18 और 10 28, तो 2 घंटे 12 घंटे और साथ में 2 घंटे और 10 मिनट, मतलब 12 और 2 14, 14 घंटे और 10 मिनट, तो इतना ही टाइम लगेगा। नेक्स्ट है 14 लीटर 280 ml संतरे का जूस और 18 लीटर 830 ml गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया तो शेष कितना मिश्रण बचा था? तो वही बतलाना है। तो शेष मिश्रण कितना था? 14,280, ये है 14,280 संतरे का जूस है, और 18,830 ये गाजर का है, 18,830 गाजर का जूस, दोनों को एक साथ मिलाया गया, और इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, इसमें से 15 बोतलों को, जिसमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया तो शेष कितना मिश्रण बचा? तो यही बतलाना है इसमें। तो इनको जोड़ लेंगे हम, इनको जोड़ लेंगे। अब जोड़ के कितना आएगा? ये आ जाएगा 33.11, और इसको हम गुणा कर लेंगे।
15 गुणा 1.5, तो यह आ जाएगा आपका 22.5। तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटा लेंगे हम, तो घटाकर आ जाएगा 10.6 लीटर, मतलब 10 लीटर और 610 ml, इतना। ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेणु ने खा लिया। शेष पिज्जा का 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, तो इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। तो शेष पिज्जा के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 1/4 बराबर में कितना हो जाएगा, 3/4 भाग। प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का भाग मिला, तो हो जाएगा 3/4 और गुणा में 1/12, तो आ जाएगा कितना, 1/16, इतना मिला। नेक्स्ट है, 6 घंटे में सेकंड की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, 6 घंटे गुणा 60 गुणा 60, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 21,600, और 15 दिन में मिनटों की संख्या 15 गुणा 24 गुणा 60, कितना आ जाएगा ये, मतलब 21,600, इतनी होगी। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा किस लिए जाना जाता है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण, टैंक निर्माण, परमाणु अनुसंधान या मिसाइल प्रक्षेपण के लिए। तो श्रीहरिकोटा किस लिए जाना जाता है, तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम, उसके लिए। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, रामदास, गुरु नानक या अर्जुन देव कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक देव थे, ऑप्शन सी वाले। नेक्स्ट है, चाणक्य किन का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय अशोक, बिंबिसार का। चाणक्य तो किन का था ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है, ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तर दक्षिण के बीच कितनी है। ग्लोब पर भारत की स्थिति, तो ग्लोब की जो स्थिति है उसके अनुसार भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, और ये पूर्व की है। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद है चौराचौरी कांड। इसका संबंध असहयोग आंदोलन, कोयसा बिनी, नागरिक अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौराचौरी कांड का संबंध था, यह कब हुआ था, 1920 में। तो 1 अगस्त 1920 से गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन था 1920 में, और चौराचौरी की घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 में। गोरखपुर जिले के चौराचौरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। फलतः जनता ने क्रोधित होकर थाने में आग लगा दी, जिसमें से एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना से स्तब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चला 1920 में था, 1 अगस्त 1920 को, और स्थगित कर दिया था फिर 12 फरवरी 1922 को। चौराचौरी जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इनका क्या है, विपरीतार्थक, विलोम, उल्टा जो है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। तो ये जो यहाँ पर शब्द है, दिस फेरिबुलस मार्क्स प्रोवोक नो कमेंट्स, गंभीर नहीं या फिर तुच्छ या कह सकते हैं बचकाना।
तो इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा जवाब बताना है, क्योंकि सीरियस गंभीर होने कह देते हैं, पैंटिक ये उन्मत्त या बेचैन को कह देते हैं, मोमेंट्स ये महत्वपूर्ण को कह देते हैं, और फैंसीफुल ये काल्पनिक को कह देते हैं। तो इसके उल्टा जो है विपरीतार्थक इनमें से कौन से वाला बनेगा? तो ये बी वाला हो जाएगा या ए वाला? तो इसमें बी वाला हो जाएगा ये, क्योंकि अगर समानार्थक देखते तो फिर गंभीर बन जाता है इसका। तो उल्टा बताना है इसका, उन्मत्त या बेचैन। नेक्स्ट है पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स। तो पेडागोजी जो इसका मतलब है पढ़ाने का विज्ञान। एक अच्छे शिक्षक को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इस मेथड का ज्ञान होना चाहिए। तो नॉलेज ऑफ कंटेंट, मेथड, दोनों या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो कौन से वाला आ सकता है इसमें? तो इसमें ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ाने का विज्ञान है ये। कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, तो सारे ही आ जाएगा इसमें। तो क्योंकि विषय का ज्ञान और विधि का ज्ञान दोनों ही है। इसके बाद है व्हाट इज द स्किल अमंग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन ए फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन। तो इन कौशलों में से वह कौन सा कौशल है जिसका परीक्षण औपचारिक लिखित परीक्षा में नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा है? मीनिंग ऑफ वर्ड एंड पेयरेज, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, एनालिसिस टेक्स्ट, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। तो इसमें देखें तो कौन से वाला है यहाँ पर? तो ए वाला हो जाएगा इसमें। तो कौन सा है यहाँ पर? यही हो जाएगा फिर इसमें। तो ऑप्शन बी वाला, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, आनंद के लिए व्यापक पठन, क्योंकि इसे ही व्यापक साल में नहीं परखा जा सकता। पढ़ने को, पढ़ना एक आदत है जिसे परीक्षा में नहीं परखा जा सकता। तो इस प्रकार से वाला हो जाएगा। ड्रिल्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन विच मेथड। ड्रिल्स को महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब बार बार अभ्यास करना। ट्रांसलेशन मेथड, अनुवाद विधि कह सकते हैं आप, और ग्रामर मेथड, व्याकरण विधि हो गई। बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी विधि हो गई, या फिर पैटर्न प्रैक्टिस, पैटर्न अभ्यास हो गया। तो कौन सी वाली बात ठीक है इसमें? भाषा सिखाने की विधियों में पैटर्न प्रैक्टिस ऑडियो लैंग्वेज मेथड में वाक्यों को रटने और बार बार दोहराने पर जोर दिया जाता है। तो इसका तो जो अगर यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा बन जाएगा? ये वाला पैटर्न प्रैक्टिस, मतलब बार बार अभ्यास करना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लेक्सिकल वर्ड। तो लेक्सिकल शब्द कौन सा है इसमें? अब क्या होता है लेक्सिकल वर्ड? तो ये वे शब्द होंगे जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। अब कौन सा है इसमें? प्रिंसिपल, इफ, सम, वेदर। तो यही है प्रिंसिपल, ऑप्शन ए वाला। क्योंकि लेक्सिकल वर्ड वे होंगे, वे शब्द होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ होगा, जैसे कि संज्ञा, क्रिया, विशेषण। बाकी शब्द इफ, सम, वेदर व्याकरणिक शब्द है जो व्याकरण को जोड़ते हैं। इसके बाद इंग्लिश इज ए लैंग्वेज इन इंडिया। अब ये सेकंड, फर्स्ट, फॉरगिन, ग्लोबल क्या है इंग्लिश भारत में? सेकंड लैंग्वेज, ऑप्शन जो ए में है। वैसे तो भारत में जो है दूसरे नंबर पे है ही।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एनसीएफ जो है, एनसीएफ ये ग्लोबल को भी मानता है, तो ये भी जो इसमें से आंसर हो सकता है ऑप्शन डी वाला। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग फ्रेज। टू बीट द एयर, इसका मतलब क्या है? हवा को पीटना, मुहावरा है, ऐसा प्रयास करना जिसका फल न मिले या फिर जो व्यर्थ हो। टू मेक फ्रैंटिक एफर्ट, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन, टू एक्ट फॉलिशली, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब उन्मत्त प्रयास करना, ऐसा प्रयास करना जो बेकार और व्यर्थ हो, मूर्खतापूर्ण काम करना या हर संभव प्रयास करना। तो इसका मतलब क्या है? टू बीट द एयर, हवा को पीटना, मतलब ऐसा प्रयास करना जिसका कोई फल या ना मिले या फिर जो कि व्यर्थ हो। तो यही बनेगा इसका। तो टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, या उसको भी कह देते हैं टू मेक फ्रैंटिक एफर्ट, उन्मत्त प्रयास करना, ये वाला भी हो सकता है इसका। नेक्स्ट है वह जमीन जिसमें कुछ पैदा न हो। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उपजाऊ, उपयोगी, ऊसर या उन्नत। तो ऐसी जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो, जिसमें पैदा होगा तो उपजाऊ और नहीं होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? ऊसर कहा जाएगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद बताइए, क्या बनेगा इसका? प्रति प्लस में एक, प्रत्येक यण संधि में बनता है ये। सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय, तो कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। शुद्ध वाक्य बताइए, इसमें कौन सा है शुद्ध? कौन सा है इसमें? मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। चारा फेंकना, मुहावरे का मतलब क्या है? भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु घास देना, सिर पर गठरी उतारना। चारा फेंकने का मतलब क्या है? प्रलोभन देना, जैसे कि बिहार से लगा लो, बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं प्रलोभन के लिए ताकि उनको वोट दे। तो चारा फेंकना मुहावरे का मतलब है प्रलोभन देना। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है। सज्जन पुरुष वे यहाँ, तो वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? तो यही है ऑप्शन बी वाला। वे सज्जन पुरुष कौन है में पुरुष शब्द अनावश्यक है, क्योंकि सज्जन में जन पुरुषवाची पहले से ही है, इसकी जरूरत ही नहीं है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो राम की शक्ति पूजा के रचयिता है निराला। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हुआ था 1972 में। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।